जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, झारखंड करंट अफेयर के इस लेक्चर में हम झारखंड में पिछले 1-2 महीनों के दौरान बनने वाले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, उन करंट अफेयर से जुड़े कीवर्ड्स देखेंगे और उन करंट अफेयर से झारखंड जीएस की कौन से पोर्शन आपके मजबूत हो सकते हैं, वैसे प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करते आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जनवरी 2023 टू जुलाई 2024 वाले अगर श्रृंखला की बात करें तो उस श्रृंखला का यह क्लास नंबर 9 है। अगर अभी तक आप 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, आप जाकर उन लेक्चर को देख लीजिए। ये लेक्चर बहुत फ्रूटफुल है और पिछले जो एग्जाम हुए उनमें यहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि इससे बाहर आपकी करंट अफेयर के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के लेक्चर में कौन से खास प्रश्न है। फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि एवरी संडे को 3 to 5 PM में पिछले दिन भी टेस्ट हुआ। जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। यह बाइलिंगुअल मॉक होता है, यह बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं और इन बच्चों के बीच में अगर आप टेस्ट देके अपना ग्लोबल रैंक देख सकते हैं। तो इस बाइलिंगुअल टेस्ट से जुड़ने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप हमारा जो टेलीग्राम है जहां पे 17,000 के आसपास बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, इस टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, यहां से जुड़ जाइएगा। यहां पे भी टेस्ट का लिंक शेयर किया जाता है, तो बिना ऐप डाउनलोड किए हुए भी टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक खास नोटिस यह है कि झारखंड सामान्य ज्ञान की पुस्तक जो कि आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी, उसका नवीनतम संस्करण 2024 का संस्करण फ्रेंड्स फाइनली आपके बीच में आ चुका है। लगभग सारे बुक स्टोर पे यह अवेलेबल हो रखा है, तो इसके भी लिमिटेड कॉपीज मार्केट में गए हैं, तो आप एक अपना कॉपी सिक्योर कर लीजिएगा। यह बुक पहले जो था उससे इसमें क्या परिवर्तन किया गया फ्रेंड, तो इसमें जो परिवर्तन है उसे मैं डिस्कस कर देता हूं कि क्या इस पुस्तक में नया ऐड किया गया। पहले तो जो 50 मॉक टेस्ट है झारखंड जीके के 40 प्रश्नों का, क्योंकि झारखंड जीके के 40 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भाई 40 प्रश्न मतलब 120 मार्क्स बहुत बड़ा मतलब हिस्सा बन जाता है आपका जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए। या फिर आप कुछ भी दूसरे एग्जाम में महिला प्रवेशिका वगैरह इन एग्जाम का भी प्रैक्टिस इस बुक के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस बुक में 50 प्रैक्टिस सेट दिए गए। पिछले वाले सेट से इसमें क्या परिवर्तन कर दिया गया, जो करंट अफेयर के प्रश्न थे हमने उसे रिप्लेस कर दिया, या फिर कुछ अपडेट करना था वो सब हमने कर दिया है। इसके अलावा जैसे हर एक मॉक के बाद हमने टॉपिक वाइज आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर दिया कि जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड जीके के, वो आपको कीवर्ड्स के रूप में हमने दे रखा है। इसके अलावा S4G मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चन का अंक 250 प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और विगत वर्षों के प्रश्नों में झारखंड सहायक आचार्य जिसका एग्जाम मार्च 2024 से लेकर जुलाई के बीच में चल रहा है 1 to 5 और 6 to 8 का, तो उनमें उन एग्जाम में जितने भी झारखंड जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वन लाइनर फॉर्म में हमने यहां दे रखा है, ताकि बहुत कम समय में आप फटाफट प्रीवियस ईयर के पेपर से गो थ्रू हो जाएं। इसके अलावा जेपीएससी सीडीपीओ 10 जुलाई को एग्जाम हुआ था, 10 जून को हुआ था वह, 11 जेपीएससी 17 मार्च को हुआ था वह, जेएसएससी सीजीएल जो कैंसिल हो गया 28/1/2024 को, उसका पेपर, उसमें जो झारखंड जीके का प्रश्न पूछा है 100, जेपीएससी पीटी बैकलॉग और आईटीआई इंस्ट्रक्टर, म्युनिसिपल सर्विस, पीजीटी और जितने भी झारखंड के एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम के झारखंड जीके के प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में हमने यहां दे रखा है, ताकि आप बहुत कम समय में प्रीवियस ईयर भी कर लें और 50 प्रैक्टिस से प्रैक्टिस भी कर लें और कीवर्ड से झारखंड जीके का जो कुछ पोर्शन छूटने का संभावना है उसे भी पूरा कर लें। तो इस बुक को आप मैं तो कहता हूं कि बुक स्टोर से ही लीजिए, ताकि कुरियर में जो डिले होता है उससे बच जाए और कुरियर चार्ज से भी आप बच जाए। ठीक है, चलिए फाइनली आते हैं हम लोग प्रश्नों पे और देखते हैं एक एक करके प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी मैं थोड़ा सा आगे में डिस्कस करूंगा। तो यह पुस्तक पिछले ही दिन 20 जुलाई को विमोचित हुआ है और इस पुस्तक की जो लेखिका है फ्रेंड्स वह है दयामणि बारला। तो यह मैं बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए क्योंकि चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं कि दयामणि बारला से रिलेटेड प्रश्न जेपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम जो कि 10 जून 2024 को हुआ था उसमें पूछा गया था। क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, तो किसने कहा है कि आर्सलर मित्तल स्टील प्लांट 40 गांवों के लिए खतरनाक है। तो इसका सही आंसर क्या था फ्रेंड्स, दयामणि बारला। तो जो दयामणि बारला है फ्रेंड्स वो अपने राज्य की एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इसके अलावा जो आदिवासी हक या फिर संस्कृति को ये लेकर काफी एक्टिव रहती हैं। इसके अलावा पत्रकारिता से भी ये जुड़ी हुई हैं और जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह जो झारखंड में लग रहे हैं, तो उन इंडस्ट्री के लगने की वजह से जो झारखंडी
लोगों का पलायन होता है या फिर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, वैसे कंडीशन में उसे उन लोगों को जब प्रॉपर तरीके से जो गवर्नमेंट के प्रोविजन होते हैं, मुआवजा वगैरह या फिर अन्य प्रकार के जो मतलब प्रोविजन है, उनका बेनिफिट अगर लेने से कोई बच जाते हैं या फिर उन्हें किसी तरह से वंचित किया जाता है, तो वैसे मामलों को लेकर यह काफी मतलब अलर्ट रहती है और उन्हें क्या करती है कि उन्हें जो उनके अधिकार है उन्हें दिलाने का प्रयास कर रही है। तो इनका जो रोल है झारखंडी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेएसएससी इनसे प्रश्न आने वाले समय में भी पूछेगा। अब इनसे जुड़े कुछ और की पॉइंट आप याद रख लीजिए, वह क्या है तो वह देख लीजिए कि दयामणि बारला झारखंड की एक आदिवासी पत्रकार और कार्यकर्ता है, यह मैं बता दिया। इसके अलावा दयामणि बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ ले भाई कि आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से कौन मशहूर है या कौन प्रचलित है, तो उसका आंसर आपको क्या करना है एग्जाम में, दयामणि बारला। इसके अलावा जो दयामणि बारला का संगठन है फ्रेंड्स, वह है आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच, यह भी ध्यान में रखिए। दयामणि बारला के ऊपर जो इनके कार्य हैं, उन्हीं के ऊपर एक फिल्म निर्माता जो है लीना मनी मेक लाई द्वारा 2013 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया गया था, बैलाड ऑफ रेसिस्टेंट। तो यह भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न अगर टफ कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछना चाहे तो यह भी आपसे पूछ सकता है। अब जब आयरन लेडी का ऑफ झारखंड का जिक्र हुआ है, तो मैं सोचा थोड़ा आपको एक और जो लेडी टार्जन के नाम से मशहूर है कौन, जमुना टुड्डू, इनसे भी रूबरू करवा दूं। तो ये जमुना टुड्डू जो है फ्रेंड्स, यह जो है एक पर्यावरण कार्यकर्ता है और झारखंड में टिम्बर माफियाओं और नक्सलियों से लड़ने के लिए इन्हें लेडी टार्जन के उपनाम से भी संबोधित किया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा आयरन लेडी ऑफ झारखंड का बात हो रहा है तो लेडी टार्जन जमुना टुड्डू के बारे में भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यही है कुछ खास इस प्रश्न से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है फ्रेंड्स, द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्ररी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स राहुल रंजन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अब यहां पे नाम आया फ्रेंड्स हंसदा सोवेंद्र शेखर। तो आप सभी हंसदा सोवेंद्र शेखर से परिचित होंगे क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखा है द आदिवासी विल नॉट डांस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत एक शॉर्ट स्टोरीज हैं इस पुस्तक में। तो इस पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न हाल फिलहाल जो ये सहायक आचार्य के एग्जाम हुए वहां पे मैं देखा हूं, यहां से प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा चेतन महाजन का भी एक पुस्तक है जो काफी पॉपुलर है और यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या है? द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। ठीक है, तो ये दोनों, ये तो हम ये राहुल रंजन के द्वारा लिखा गया द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्पररी इंडिया, वह तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन दो लेखक जो चेतन महाजन है और हंसदा सोवेंद्र शेखर है, इनके भी जो बुक है उनका भी नाम आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये पुस्तक और लेखक से रिलेटेड आप चाहते हैं कि डिटेल और मतलब जितने भी यहां से संभावना है उसे खत्म करना चाहते हैं, तो मैं एक वीडियो बनाया था बहुत दिन पहले, लगभग ये 43,000 लोगों ने देखा है। अगर आप इनमें से एक नहीं है तो आप जरूर से इस वीडियो को जाकर देख लीजिए। यहाँ पे हमने लगभग हर इंपॉर्टेंट पुस्तक को बताया है और वहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत 21 से 50 वर्ष, देखिए कहीं कहीं 25 से 50 दिखता है लेकिन ज्यादातर जगह पे या ऑफिशियल जगह पे मैं चेक किया तो 21 से 50 वर्ष ही था, कि महिलाओं को हर माह कितना आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 1,000 रुपया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस योजना का घोषणा जो झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, उनके द्वारा इस योजना का घोषणा किया गया था। तो यह अच्छा एक तरह से मतलब बहुत सी झारखंड की महिलाओं को इससे क्या होता है कि एक आर्थिक सहायता मिल जाएगा। तो यह एक बहुत ही मतलब गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है और जनमानस से जुड़ी हुई है, तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाने का संभावना है। बाकी फ्रेंड्स, यह मैं प्रश्न सेट पहले किया, उसके बाद जाके मैं प्रीवियस ईयर देखा तो यहां से भी प्रश्न पूछा गया था। एक्चुअली मैं यह प्रश्न कब सेट किया, मैं जब न्यूज़पेपर पिछले दिन का न्यूज़पेपर देखा तो वहां पे इस मंदिर के और बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने फंड दिया है, तो इसलिए मैं इस प्रश्न को रखा। लेकिन बाद में जब मैं प्रीवियस ईयर पढ़ रहा तो देखा कि यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा भी गया है, किसमें? सहायक आचार्य में।
प्रश्न है फ्रेंड्स, रंकिनी मंदिर कहां है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, रंकिनी मंदिर कहां है? तो जादूगोड़ा जमशेदपुर में। ठीक है, अब जादूगोड़ा जमशेदपुर में है। और यह चर्चा में क्यों था? तो फ्रेंड्स सीएम हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर पौधारोपण एवं भू संरक्षण योजना के तहत रंकिनी मंदिर स्थित स्थलों के विकास के लिए 15.03 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसलिए यह मंदिर चर्चा में था और यह मंदिर से प्रश्न भी पूछा गया है। ऑप्शन को देखते हैं, इटखोरी चतरा में कौन सा मंदिर है फ्रेंड्स? तो इटखोरी चतरा में है मां भद्रकाली मंदिर। ठीक है, देखिए यहाँ पे इटखोरी महोत्सव भी होता है। इटखोरी महोत्सव का आयोजन कहां पे किया जाता है? चतरा में किया जाता है। अभी मैं देख रहा था बहुत से प्रश्न चतरा जिले से विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जो कौलेश्वरी पहाड़ है या फिर यहाँ पे जो कुछ प्रमुख गोवा जलप्रपात या डुमेर जलप्रपात, ये सब आप ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा मंदिर है आप बताइए? एक कंसरा मंदिर है यहाँ पे ना, कंसरा मंदिर है। और एक और मंदिर कोई है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए चक्रधरपुर में एक कंसरा मंदिर है, कंसरा मंदिर है। वह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल प्रश्न थोड़ा डीपली जाके पूछ रहा है जेएसएससी। रजरप्पा में आप जैसा भी जानते हैं माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। तो यह कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का 5वां प्रश्न क्या है। प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भाई जो झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो मात्र 19-20 दिनों के लिए ही बने। और ये जो अभी मैं 15वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताऊंगा आपको, वो अब क्या हो गए? रिटायर भी हो गए हैं। ठीक है, और इनका नाम है फ्रेंड्स विद्युत रंजन, क्या नाम है? विद्युत रंजन सारंगी। तो झारखंड के 15वें, यहां पे मैं मेंशन कर दिया इसलिए ये कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत रंजन सारंगी। ये रहे विद्युत रंजन सारंगी, जो कि झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मात्र 19-20 दिनों तक यह मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके अलावा जो संजय कुमार मिश्र थे, यहां से तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये 14वें, इससे पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे वह संजय कुमार मिश्र थे। अभी वर्तमान में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है फ्रेंड्स, वह है सुजीत नारायण प्रसाद। अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या है? क्योंकि 15वां पूछ दिया, तो विद्युत रंजन सारंगी। इसके अलावा एक और की पॉइंट, ये झारखंड के 16वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनको नामित किया गया है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के ये मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट जो कुछ नाम जो सजेस्ट करती हैं, उसमें इन्हीं का नाम झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। तो यह भी ध्यान रखिए भविष्य के लिए, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा झारखंड को स्पार्क अवार्ड 2023-24 से नवाजा गया है। आपसे पूछ रहा हूं कि यह स्पार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप जैसे प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं, तो इसे स्पार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिए, बाद में मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा, तो वहां से एक दो बार और रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपके ये जो रिवीजन से यह क्वेश्चन इजिली मतलब आप याद रख पाइएगा। चलिए कुछ कीवर्ड्स यह है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNLUM में शानदार प्रदर्शन की वजह से राज्य को यह अवार्ड स्पार्क अवार्ड दिया गया है। इसी में मेदिनीनगर नगर निगम को परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइजेशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड स्ट्रीट वेंडर इंपावरमेंट प्रेज व स्ट्रीट वेंडर्स की उन्नति में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं लगता यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार सरसरी नजर से देख के रखिए। क्या पता एक दो बार पिछले बार में देखा था बहुत पीजीटी वगैरह में या फिर बहुत पहले देखा था, कुछ ऐसे न्यूज के प्रश्न थे जिसे जनरली लोग मतलब इग्नोर कर देते हैं। 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किनका चयन भारतीय कुश्ती टीम में किया गया है? निम्न में से किनका चयन भारतीय कुश्ती टीम में किया गया है और वे झारखंड से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन है अमित गोप, अनूप कुमार, उपरोक्त दोनों और विकास कच्छप। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ये दोनों, यानी ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों का चयन हुआ है भारतीय कुश्ती टीम में। तो थाईलैंड में होने वाले अंडर 15 एवं अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कौन? तो झारखंड के अनूप कुमार अंडर 15 38 केजी भार वर्ग में एवं अमित कुमार गोप ने अंडर 20 के 77 केजी भार वर्ग में
पहला स्थान प्राप्त किया था जो प्रतियोगिता था उसमें, और यहाँ पे विजय होकर इन दोनों ने भारत में पहला स्थान प्राप्त कर भारतीय कुश्ती में जगह बनाया था। ठीक है, तो यहां से बस यही आप याद रखिए, एक तो पहला यह याद रखिए कि ये मतलब पहलवान है। अगर खेल, कई बार खेल वगैरह पूछता था, लॉन बॉल वगैरह से पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है इस बार कुश्ती से पूछ दे। तो अमित गोप और अनूप कुमार कुश्ती से जुड़े हुए हैं, जिनका चयन भारतीय टीम में हुआ है, यह आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न है फ्रेंड्स, सर्वजन पेंशन योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो योजनाओं में से तो धड़ल्ले से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, सारथी योजना, जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड योजनाएं हैं, शिक्षा से जुड़ी योजनाएं हैं, वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन वो सब प्रश्न मैं करवा रखा हूं इन वीडियो के प्रीवियस सीरीज में। अब सर्वजन पेंशन योजना है, तो पेंशन भी एक तरह से मतलब गवर्नमेंट के मतलब टॉप योजनाओं में आती हैं। तो यहां से भी संभावना है कि प्रश्न, क्योंकि ये जनमानस से जुड़ी होती है, आम लोगों से जुड़ी हुई योजना होती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर्वजन पेंशन योजना के संदर्भ में आपको बताना है निम्न में से कौन से कथन सही है। पहला है फ्रेंड्स कि 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब नागरिकों को पेंशन प्रदान किया जाएगा। तो यह अगर इस टर्म में देखा जाए तो यह सही है। मतलब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें 60 वर्ष से अधिक आयु होने पे ही इस पेंशन का लाभ मिलेगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है हर महीने की 5 तारीख को 1000 रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, तो यह भी सही है। तीसरा है राज्य की सभी वर्ग की महिलाओं को, ये जो 60 वर्ष था फ्रेंड्स, उसमें महिलाओं को क्या कर दिया है 50 वर्ष। ठीक है, अभी कर भी देना चाहिए, क्योंकि आप जनरली देखिएगा जैसे जैसे समय बीत रहा है तो जो जीवन प्रत्याशा है वो पहले के लोग, हमारे पूर्वजों के कंपेरिजन में हमारे वर्तमान में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 50 वर्ष की उम्र में ही महिलाओं को देने का मतलब इसके अंतर्गत लाभ मिलेगा। और यहाँ डी ऑप्शन पूछ रहा है उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे पॉइंट सही हैं। इसके अलावा इसमें और जानिए कि SC ST समुदाय के जो लोग हैं उन्हें, अगर पुरुष भी हैं तो उन्हें भी 50 वर्ष की उम्र से ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो अगर एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपसे घुमा फिरा के पूछे तो यह भी ध्यान रखिएगा और सही आंसर करके आइएगा। ठीक है, चलिए योजनाओं पे मैं थोड़ा सा समय अभाव के चलते मैं जल्दी जल्दी वीडियो नहीं ला पाता हूं, लेकिन योजनाओं पे मैं डिटेल में आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। और देखिए मतलब 44K प्लस 1 मंथ में व्यूज है, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप इस लिस्ट में नहीं है, इन 44K में नहीं है, तो इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। और बाकी मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर तुरंत ले आऊंगा, 1-2 दिनों में ही इसका लेक्चर लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं आगे और देखता हूं 9वां प्रश्न। राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए ये राष्ट्रीय थांग टा एक गेम होता है फ्रेंड्स, मार्शल आर्ट के ही जैसा। तो यह जनरली मणिपुर वगैरह में फेमस है। तो इसका जो गेम का आयोजन हुआ था खेलगांव रांची में हुआ था फ्रेंड्स, और इसमें पूछ रहा है कि झारखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा झारखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं फ्रेंड्स, तो 5 स्वर्ण पदक। रजत पदक कितने जीते हैं? 6, और कांस्य पदक जीते हैं 12, और टोटल स्वर्ण पदक जीते हैं 23 झारखंड ने जीता। इसका सही आंसर क्या है? यह है, मैं आपको याद करने के लिए यह इस तरह से ऑप्शन सेट कर दिया। आयोजन स्थल कहां था फ्रेंड्स? खेलगांव रांची। और खेलगांव रांची का जब जिक्र हुआ तब जानिए खेलगांव रांची में कुल कितने स्टेडियम है? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कुल 8 स्टेडियम है। यह प्रश्न भी शायद बैकलॉग में पूछा गया था। ठीक है, जेपीएससी बैकलॉग में पूछा गया था, तो यह भी आप ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट इस प्रतियोगिता में फर्स्ट मणिपुर, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा असम और अपना राज्य झारखंड फ्रेंड्स 5वें 5th पोजीशन पे रहा था इस प्रतियोगिता में। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिए, यह इस प्रतियोगिता से इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में रजत पदक जीता है? और बॉक्सिंग में पदक जीतने वाली यह मतलब अपने आप में मतलब पहली है, तो इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, तो इसका ध्यान रखिए। क्या ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो मनीषा क्रिकेटा ने जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में रजत पदक जीता है। ठीक है, जीती हैं। आर्मेनिया में हो रहे IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के सिमडेगा जिले की मनीषा क्रिकेटा ने 54 किलो बालिका वर्ग में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो थोड़े मेरे प्रीवियस ईयर के एनालिसिस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। बाकी झारखंड खेल खिलाड़ी से भी मैं डिटेल एक वीडियो बना रखा हूं। अगर आप इन 50K में नहीं आते हैं तो बेहिचक स्टडी फॉर गोल्स हमारे चैनल का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और इस वीडियो को देखिए, खेल खिलाड़ी का आपका सारा झमेला दूर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं
तो भाई मैं लिख दिया हूं 12वें मुख्यमंत्री हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अभी देखिए हमारा स्टडी फॉर गोल्स, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे जैसे एग्जाम होते हैं सहायक आचार्य वगैरह के, अगर मेरे दोस्त फ्रेंड वगैरह दे रहे हैं एग्जाम, तो उनसे मैं कनेक्टेड रहता हूं, उनसे पूछ लेता हूं तुरंत कि क्या क्या प्रश्न खासकर पूछे गए। तो वो सब चीजें मैं तो आप देखते होंगे इसी चैनल के कम्युनिटी पेज पे मैं डाल देता हूं, और 10-10 हजार लोग तुरंत उसका आंसर करते हैं। तो ये अच्छा है, इससे क्या होता है ना, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, वो आपको पता चलता है। जैसे अभी पिछले 3-4 दिन अगर सहायक आचार्य 6 to 8 पेपर 3 का पेपर देखेंगे, तो एक प्रश्न ना बिहार से पूछ ले रहा है, एक प्रश्न बिहार का करंट अफेयर पूछ ले रहा है, किसी में पूछ ले रहा है बिहार के राज्यपाल कौन है, किसी में पूछ ले रहा है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्या होता है, मैं जैसे करंट चीजें डालता हूं तो उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं, उसी के आधार पर आप पढ़ सकते हैं। इवन मेरा भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था, तो किस्मत से मेरा एग्जाम बहुत लेट से हुआ था, मतलब जो एग्जाम 33 शिफ्ट में हो रहे थे, तो मेरा बहुत पीछे पड़ा था। तो मैं आगे पढ़ने वाले लोगों से मैं पूछ लिया था भाई कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर देखिएगा सब इंस्पेक्टर का, तो वहां पे पाइएगा कि हर जिलों का ना ये पूछ रहा था, क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो ये तो श्योर था कि मेरे शिफ्ट में भी एक न एक पूछा जाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या थे, 24 जिले थे, उन्हें मैं देख लिया। तो इस तरह से क्या होता है कि एनालिसिस करने से थोड़ा स्मार्ट वर्क हो जाता है। तो इसलिए मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को आधार मान के आपके लिए क्वेश्चन सेट करता हूं, ताकि ये ज्यादा फ्रूटफुल हो आपके लिए। ठीक है, तो पूछ रहा है झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है। झारखंड के अगर पूछ दे 11वें मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको क्या लिखना है? हेमंत सोरेन। और अगर पूछ दे झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो वह भी क्या हो जाएगा? हेमंत सोरेन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुरुआत किया गया है। और इसके तहत क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें शहर जाने में, जो बुजुर्ग हैं उन्हें निःशुल्क सेवा दिया जाएगा, और वो निःशुल्क शहर में जा सकते हैं। अगर आप घूमते फिरते हैं तो देखिएगा छोटी छोटी गाड़ी ग्राम गाड़ी योजना के तहत आपको मतलब दिख जाएंगे, रोड पे चलते हुए दिख जाएंगे। पहले चरण में 250 या कुछ गाड़ियां इसमें चलाया जा रहा है, बाकी हम लोग जब योजना में आएंगे तो इसका एक एक चप्पा चप्पा इस योजना का मतलब एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 13वां प्रश्न। प्रश्न है फ्रेंड्स, जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र, हाँ ये पूरा एक्चुअली हाईलाइट होना चाहिए, जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र का आधारशिला किस जिले में रखा गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, सरायकेला खरसावां में इस केंद्र का आधारशिला, उस समय जो जनजातीय कल्याण मंत्री थे अर्जुन मुंडा, बाद में चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव, तो उसमें वो खूंटी सीट से हार गए, तो उस समय जनजातीय कल्याण मंत्री थे, तो उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। तो आप फिलहाल इसको याद रखिए कहां पे दोस्त, तो सरायकेला खरसावां में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्तमान में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन हैं? तो भाई ये मंत्रिमंडल इतना जल्दी बदल रहा है झारखंड में कि एग्जामिनर भी बोलेगा यहां से क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले एग्जाम ये जो मैं पूछ रहा हूँ ना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन है, या 3-4 दिन पहले, अगर मैं आज मतलब मंडे को आप वीडियो देख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, तो 3-4 दिन पहले यह पूछ रखा है सहायक आचार्य 6 to 8 पेपर 3 में कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री झारखंड के कौन हैं। तो ये थोड़ा स्टैटिक बने हुए हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, बाकी डिपार्टमेंट बदल रहे हैं तो उनका कंफ्यूजन स्टडी फॉर गोल्स तो समय समय पे आपका दूर करते रहता है और आगे भी करते रहेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग मंत्रिमंडल रिवाइज कर ही लेते हैं। तो झारखंड का जो नवीनतम मंत्रिमंडल है उसे देखते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री हैं, और आप सभी जानते हैं इनके पास क्या है, गृह विभाग है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग है, पथ निर्माण विभाग भी इन्हीं के पास है। पहले पथ निर्माण के मंत्री कौन थे? बसंत सोरेन थे, लेकिन अभी इनके पास है। ठीक है, भवन निर्माण विभाग भी इनके पास है। मंत्रिमंडल सचिवालय के वैसे विभाग जो किन्हीं को नहीं मिला रहता है, तो वह किनके पास रहता है? मुख्यमंत्री के पास रहता है। दूसरे फ्रेंड चंपाई सोरेन, तो पहले ये मुख्यमंत्री थे, झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री थे, पर बाद में यह अभी वर्तमान में जब नया मंत्रिमंडल गठन हुआ तो यह जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ये मंत्री हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला। रामेश्वर उरांव भी स्टैटिक बने हुए हैं अपने वित्त विभाग के साथ। तो रामेश्वर उरांव कौन मंत्री, कौन? वित्त विभाग के, योजना एवं विकास विभाग,
वाणिज्य कर विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग। तो ये अन्य विभाग भी ना वित्त पढ़ के छोड़ मत दीजिएगा, यह भी ध्यान रखिएगा। योजना एवं विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कौन है? रामेश्वर उरांव। तो कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, कम से कम देखना ही है ना, तो गौर से देखना है ताकि ध्यान में रहे, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि आप ऑप्शन देखिएगा तो मान लीजिए जो पूछ रहा है वो आपको पता नहीं है, लेकिन अगर बाकी आपको पता रहेगा तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप सही आंसर कर लीजिएगा। एक नया चेहरा दिखे, आप देख रहे होंगे, इनके बारे इनसे पहले आते हैं जो स्टैटिक बने हुए उनके बारे में। श्री सत्यानंद भोक्ता, जब भी मंत्रिमंडल बना है भाई अपने जो क्षेत्र है उसमें कंटिन्यू मतलब क्या कहते हैं स्टैटिक बने हुए हैं। तो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री हैं और अभी उद्योग विभाग के भी यह मंत्री हैं। यह नया चेहरा है फ्रेंड्स, श्री वैद्यनाथ राम। यह क्या है? स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री, मतलब शिक्षा मंत्री हैं, और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग भी इन्हीं के पास है, तो यह ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा श्री दीपक बिरुआ कौन है? तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर विभाग के मंत्री हैं और साथ ही परिवहन विभाग के भी ये मंत्री हैं। उसी प्रकार से फ्रेंड्स श्री बन्ना गुप्ता, यह भी कंटिन्यू बने हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री हैं। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के भी ये क्या है? मंत्री हैं। इसके अलावा एक और नया चेहरा है, वह फ्रेंड्स कौन है? तो इरफान अंसारी। इन्हें बनाया गया ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री, और इस बार जानिए बजट में सबसे ज्यादा जो राशि आवंटित किया गया है वो ग्रामीण विकास विभाग को ही किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है? श्री इरफान अंसारी। नौवां है फ्रेंड्स श्री मिथिलेश ठाकुर, अभी हमने बताया यही प्रश्न था, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री है। इसके अलावा जो हफीजुल हसन हैं वह बने हुए हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग, पर्यटन कला संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री हैं, और नगर विकास एवं आवास विभाग किनके पास है? तो हफीजुल हसन के पास है, ठीक है। चलिए, बेबी देवी भी पहले थी मंत्री, अभी क्या है? ये वर्तमान में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के मंत्री हैं। पहले यह विभाग था किनके पास? जोबा मांझी के पास, लेकिन जोबा मांझी क्या सांसद बन गए, तो यह विभाग इनको मतलब नया मंत्रिमंडल में इनको दिया गया है। 12वां यह नया चेहरा है फ्रेंड्स श्रीमती दीपिका पांडे, जो कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हैं। अनेक झारखंड की कृषि मंत्री कौन है? श्रीमती दीपिका पांडे। पहले कौन थे? श्री बादल पत्रलेख थे। तो पहले वाले थोड़ा हम लोग भूल जाते हैं और अभी नया वाला याद रखते हैं, ठीक है। तो यह मंत्रिमंडल इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न फ्रेंड्स मंत्रिमंडल से पूछ ही लेता है। और थोड़ा सा समस्या क्या हो गया कि बहुत बैक टू बैक 3 बार मंत्रिमंडल चेंज हो गया, इसलिए थोड़ा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यह लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, याद कर लेंगे और एग्जाम में करके भी आएंगे। प्रश्न है फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव 2024 झारखंड में कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो झारखंड में लोकसभा चुनाव जो था फ्रेंड्स वह 4 चरणों में हुआ। पहला यानी फोर्थ फेज, 5th फेज, 6th फेज और 7th फेज में झारखंड में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। 4th फेज कब हुआ था फ्रेंड? 13 मई को। उसके बाद हुआ था ये फ्रेंड्स 20 मई को। उसके बाद 6th फेज हुआ था आपका 25 मई को, और ये जो 7th फेज था फ्रेंड्स वह हुआ था 1 जून को। तो ये आप ध्यान रखिए। पहले चरण में कितने सीटों में मतदान हुआ था? तो पहले चरण में 4 हुआ था, 4-3, इस तरह से 4 सीटों पे, 3 सीटों पे, 4 सीटों पे, 3 सीटों पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 16वां प्रश्न। झारखंड के किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो बजट 2024-25 में यह प्रावधान किया गया है। किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड बजट 2024-25 में पहली बार निम्न में से कौन सा बजट बनाया गया है? तो मजदूर संघ बजट, कल्याण बजट, बाल बजट और खेल विकास बजट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल बजट पहली बार इस बार इंट्रोड्यूस किया गया झारखंड बजट में, और यह अच्छा पहल है क्योंकि बच्चों का ख्याल रखा जाएगा, तभी आने वाला भविष्य अपने राज्य का बेहतर होगा ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 18वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की चंपाई सोरेन कैबिनेट ने 28 जून 2024 को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की पात्रता को 125 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर कितने यूनिट प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कैबिनेट का जो बैठक हुआ था 28 जून को, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? चंपाई सोरेन ही थे। 4 जुलाई को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे कौन? हेमंत सोरेन।
तो इस समय 28 जून को जो कैबिनेट का बैठक हुआ था उसमें जो 125 यूनिट फ्री दिया जा रहा था बिजली, उसको कितना करने का मतलब प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 200 यूनिट। और यह भी क्या है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न गलत करके आइएगा ना तो वो जो मतलब स्टूडेंट वाला फीलिंग है ना वो बुरा मान जाएगा। मतलब ये सब प्रश्न तो सही होने चाहिए, ये हाईलाइटेड प्रश्न है, ये पूछे भी जाएंगे और एज ए स्टूडेंट यह मतलब आपका क्या कहें, मतलब मौलिक कर्तव्य है कि ऐसे प्रश्नों का आप आंसर एग्जाम में करें। ठीक है, 19वां प्रश्न है फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पिछले बजट 2023-24 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन 10.72 प्रतिशत अधिक है 2024-25 का बजट 2023-24 के बजट से। तो जो 2023-24 का बजट था फ्रेंड्स वह कितना का था, मैं यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट था। कौन, तो 2023-24 का। 2024-25 का बजट कितना है, तो यह आसान है ना, 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट है 2024-25 का। तो यह इंपॉर्टेंट है ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे डायरेक्ट ही पूछ देगा बजट कितने करोड़ का पेश किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 20वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड निर्यात पॉलिसी 2023 15 नवंबर 2023 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य है, ए ऑप्शन है झारखंड से निर्यात की तीव्र और निरंतर वृद्धि को सुविधाजनक बनाना, बी ऑप्शन है 2028 तक सभी भारतीय निर्यातों में राज्य की हिस्सेदारी 5% तक बढ़ाना तथा निर्यात की तीव्र वृद्धि के लिए एक सरल, सक्रिय, उत्तरदायी और सहायक संस्थागत तंत्र प्रदान करना। और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, ए और बी दोनों। बाकी जब एक वीडियो में पॉलिसी पे लेके आऊंगा, झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं सारे पॉलिसी को ना शॉर्ट में आपको बता दूंगा, ताकि अगर पॉलिसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका मतलब मार्क्स ना कटे। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न है फ्रेंड्स, राज्य स्तरीय 63वीं सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, खेलगांव रांची में किया जा रहा है। तो भाई मैं जा रहा था तो रास्ते में इसका पोस्टर दिख गया तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक फोटो क्लिक कर लिया और फाइनली आपके लिए यह क्वेश्चन मैं बना दिया क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तरीय 63वीं एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं, कब से कब हो रहा है यह जान लीजिए। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम खेलगांव होटवार रांची में। तो भाई ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपसे पूछ लेगा बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ है, तो भाई आप आंसर कर लेना खेलगांव होटवार रांची में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का चयन भारतीय लघु और वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव केरल और साइन फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। तो यह जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लड़ाई छोड़ब नहीं। तो इसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसके अलावा मैं बता दूं, साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में भी होगा। और इस फिल्म को आस्था सिन्नू ने लिखा, निर्देशित किया है। तो लिखा है वो तो नहीं आएगा, लेकिन मेलबर्न वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न है, झारखंड ने अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया है। तो झारखंड अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत, टोटल जो खर्च है बजट का, उसका कितना प्रतिशत शिक्षा को दिया है। जिसका सही आंसर है 13.1%। और जो देश के जितने राज्य हैं उनका औसत बजट जो है शिक्षा का वो 14.7% है। तो इस बजट से क्या है, अपना जो राज्य का बजट है शिक्षा का वह कम है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वह है कि झारखंड ने अपने व्यय का 15.9% ग्रामीण विकास पर आवंटित किया है। यह राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए औसत आवंटन जो होता है उससे 5% क्या है, अधिक है, काफी अधिक है। तो ये बजट बढ़ा क्यों, तो अबुआ आवास योजना जो है फ्रेंड्स उसका क्रियान्वयन इसी ग्रामीण विकास के तहत किया जा रहा है, इसलिए बहुत बड़ा बजट इसका भागा है। ठीक है, तो चलिए अगर घुमा फिरा के पूछे तो आप आंसर कर लीजिएगा। 24वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में विमोचित कहानी संग्रह एक मधुर सपना के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रेम रंजन अनिमेष। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया हाल ही में विमोचित कहानी संग्रह एक मधुर सपना। पिछले ही दिन यह लोकार्पित हुआ है, एक मधुर सपना। कौन है लेखक, प्रेम रंजन अनिमेषी। ठीक है,
चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 25वां प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो दीपिका कुमारी थी वो बहुत दिनों खेल के पर्सनल कारण से खेल से दूर थी, वापस लौटी हैं और उम्मीद करते हैं कि इस ओलंपिक में हमारे लिए, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल या लेकर आए। तो जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है फ्रेंड, 26 जुलाई से शुरू होगा पेरिस ओलंपिक, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में चलेगा पेरिस ओलंपिक 2024। तो उसमें पूछ रहा है कि के लिए झारखंड के किस तीरंदाज का चयन किया गया है। तो झारखंड के किस तीरंदाज का चयन किया गया है? ऑप्शन है दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, उपरोक्त दोनों और तरुणदीप राय। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्या सही आंसर हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। दीपिका कुमारी और अंकिता भगत का चयन हुआ। अंकिता भगत पहली बार भाग ले रही हैं और दीपिका कुमारी शायद चौथा बार भाग ले रही हैं। इसके अलावा ये भी, इनका भी चयन हुआ है, लेकिन ये कहाँ के रहने वाले? सिक्किम के रहने वाले। यहाँ पे क्वेश्चन झारखंड का पूछ रहा है, तो इसलिए हम लोग उस पर विचार नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यह जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है फ्रेंड्स, कब से? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में। वह ओलंपिक का कितना संस्करण है? 33वां संस्करण है। नेशनल जीके में ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के यही कुछ खास 25 प्रश्न थे। और इसके अलावे स्टडी फॉर गोल्स के सारे मतलब वीडियो का ट्रेंड होता है कि एक प्रश्न किन के लिए? आपके लिए होता है। तो आज भी एक प्रश्न है फ्रेंड्स, क्रिकेट देखने वाले ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आप जरूर से कीजिएगा। प्रश्न है T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। और यह पिछले दिन, यानी आज कितना तारीख है? पिछले दिन लगभग शायद 20 या 21 जुलाई को जो एग्जाम हुआ, 6 जुलाई को 6 to 8 जो एग्जाम हुआ था, 6 to 8, उसमें यह प्रश्न पूछा था। तो भाई आपके पास ऑप्शन है कुशल मल्ला, डेविड मिलर, रोहित शर्मा, एस विक्रम शेखरा। तो आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन है। तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो भाई ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो ऐसा नहीं कि गड़बड़ करके आ जाइएगा। इसके अलावा यह भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि T20 क्रिकेट में पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था, यह भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है। यह होमवर्क है, जरूर कीजिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इन प्रश्नों के अलावे भी आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉप रंजीत कुमार के नाम से, आप, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया हूं, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको किसी प्रकार का क्वेरी है, अगर किसी प्रकार का क्वेरी एग्जाम से रिलेटेड या पर्सनल स्टडी से रिलेटेड, किसी प्रकार का मतलब जॉब से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जब भी मैं फ्री रहूंगा तो अपने ड्यूटी आवर में भी आपको जो क्वेरी होंगे उसका बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसके अलावे आप सभी जान रहे हैं कि अभी ये हमारा झारखंड करंट अफेयर का पुस्तक था, जो कि करंट अफेयर का क्या कहते हैं, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में आप तक आया और आपने इसे भरपूर प्यार दिया। यह मार्केट से बहुत जगह से आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए हम जुगाड़ कर रहे हैं कि ई बुक के फॉर्म में इसे हम अवेलेबल करवाने का कोशिश कर रहे हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। और बाकी इनके जो प्रश्न है उसे भी क्विज वगैरह के रूप में आप तक डिलीवर करने का प्रयास करें। बाकी आप बुक स्टोर पे जाकर पता कीजिए, अगर यह बुक मिलता है तो आप जरूर से करंट अफेयर पोर्शन को, मतलब कंप्लीटली करंट अफेयर का निदान के लिए आप इसे जरूर देख लीजिएगा। और बाकी आप तो अगर स्टडी फॉर गोल्स के बच्चे हैं तो इसे जान रहे होंगे। बाकी फ्रेंड्स, अगर डेली क्विज वगैरह के लिए आप हमारा जो नॉर्मल टेलीग्राम चैनल है 16.8 के यहाँ पे बच्चे जुड़े हुए हैं, वो वहां से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पेपर 2 के रूप में खोटा रखें तो 9000 प्लस बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जरूर इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, जरूर से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा यह जो बुक है प्रैक्टिस सेट झारखंड सामान्य ज्ञान का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट समय में क्या होता है फ्रेंड, जितना हमें पढ़ना होता है हम पढ़ लेते हैं साल भर में, लेकिन लास्ट समय में क्या होता है, प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये दो काम आप अंतिम समय में करते हैं तो आपके जो मतलब सिलेक्शन के चांसेस है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, इसे आप जाइए, बुक स्टोर पे मत लीजिए, पहले यह पुस्तक है, बुक स्टोर पे जाइए, इस पुस्तक को ऐसे पलट के देखिए, उसके बाद आपको फील होगा कि यह हमारे लिए फ्रूटफुल है, तो इसे आप अपने बुक लिस्ट में शामिल कीजिए। उसी प्रकार से यह करंट अफेयर की पुस्तक है, इसे भी जाइए बुक स्टोर पे, अगर मिलता है तो इसे भी पलटिए। एक बार आपको फील हो जाएगा कि जो आप जो बुक में कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसे हम सॉल्व करके आप तक प्रस्तुत करते हैं, ताकि बच्चों को क्या हो, पढ़ने में सहूलियत हो। चूंकि आपको क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम में ऑलराउंडर बनना होता है, किसी एक विषय का स्पेसिफिक टीचर नहीं बनना होता है। तो इसलिए क्या होता है, आपके पास समय का अभाव होता है, तो इस समय को बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे बुक आप तक लाएं जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। बाकी
कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है तो आप उसे, हमारा क्या होता है, हम बच्चों से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट जुड़कर अपना कंप्लेन लिखवा सकते हैं, या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं वह दे सकते हैं। हम अपने स्तर से बेस्ट प्रयास करेंगे कि उन चीज़ों को हम अच्छे से अगेन प्रस्तुत कर सके। उसके अलावा पेपर 2 खोटा, इसमें हमने एक और सुधार किया। अगर आप बुक स्टोर पे जाएं तो यह इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है, जहां पे हमने खोटा लोकगीत और समाज का हैंड रिटन नोट्स भी दे रखा है, क्योंकि यहां से पिछले बार एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे गए थे और हमारे नोट्स के एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे गए थे, तो इसलिए मैं ये नोट्स दे दिया हूं। तो इस पुस्तक के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है, या इधर से मैं दिखा दे रहा हूं, इसे आप जरूर से जब आप बुक स्टोर पर जाइए तो इसे भी ले लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, सावन स्टार्ट हो रहा है तो सिर्फ नॉनवेज नहीं छोड़ना है, नॉनवेज के अलावे कुछ और चीजें मैं बता दे रहा हूं, उन्हें आप छोड़ दीजिएगा तो ये जो 1 महीना है ना वो और खास हो जाएगा। तो क्या क्या छोड़ने हैं थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जहां भी आपका समय बर्बाद हो रहा है उसे छोड़ देना, जस्ट लाइक सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीजों को कोशिश करना है कि पूरा सावन हम ना यूज करें, रात दिन कहां लगे रहे, किताबों से दोस्ती कर ले। वो एक मूवी था शायद सलमान खान का था ना, कि सावन द लव सीजन था ना, इस बार सावन द स्टडी सीजन बना देना है। रात दिन पढ़ने हैं और अपना कैरियर बना लेना, एक अच्छा सा जॉब ले लेना है। अगर सचिवालय ले लिए तो भाई आपके लिए बोल सकते हैं कि ये बेस्ट सावन हो जाएगा। थोड़ा सा सावन पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा और मेरे भैया का दोनों का जॉब सावन में ही हुआ है, मतलब ज्वाइनिंग में हम लोग सावन में किए, तो भोले बाबा का कृपा थोड़ा बढ़ा रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पे भी बढ़ा रहे, आप भी इसको खास बनाइए। अपने डियर वंस वगैरह से भी अगर बात करते हैं घंटों तो उसे मिनटों में ले आइए, और हर उस जगह, मतलब हर उस काम से बचिए जहां पे आपको बहुत समय जाता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, स्मार्ट स्टडी वाला पढ़ाई कीजिए, और ये कोशिश कीजिए कि लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करें, ताकि लाइब्रेरी वगैरह में क्या होता है कि आप दूसरों को देखते हैं पढ़ते हुए, तो क्या होता है जो लेजीनेस है, या फिर घर में है तो पता चला थोड़ा देर पढ़े, थक गए, सो गए, तो जब आप लाइब्रेरी में होते हैं तो ऐसे ये सब चीज़ों से बच जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़िएगा और इसका बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा। और बाकी ऐसा थोड़ी जीवन भर पढ़ना है भाई, जब तक, मतलब मैं तो टैगलाइन ही यूज करता हूँ, पढ़े मतलब पढ़े सिर्फ उतना, सफलता के लिए जरूरी है जितना, क्योंकि बाद में अगर जॉब हो ही जाएगा और फिर भी पढ़ते रहेंगे तो फिर लाइफ एंजॉय कब करेंगे, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। ढेरों शुभकामना है कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल कंटेंट आप तक लेके आएँ। और बाकी किसी प्रकार का क्वेरी है, सलाह है, तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। हम अपने स्तर से बेस्ट प्रयास करेंगे आपकी उम्मीदों पे और अच्छे से खरे उतरने का। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर किया कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों का लाइक होता है, ज़्यादा व्यूज़ होता है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपका रिजल्ट है ना, मेहनत कीजिए, रिजल्ट लाइए, वो मतलब क्या कहते हैं, मतलब ट्रेमेंडस वाला मोटिवेशन होगा हमारे लिए भी, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड अपकमिंग एग्जाम्स। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।